Hello everyone. Now we discuss about the Lipin code questions. Okay. तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ लिपिन कोड के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और लिपिन कोड के जो आपके ओबीजी के क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम ओबीजी ही पढ़ रहे हैं तो ओबीजी के क्वेश्चंस ही हम चर्चा करेंगे कि हमारे कौन कौन से ओबीजी के स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें स्पेशली देखना है। तो हम अभी लिपिन कोड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और लिपिन कोड के क्वेश्चंस में हमें कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल जाननी है। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्री कंसेप्शन। तो प्री कंसेप्शन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा प्री कंसेप्शन का मतलब है उस महिला ने अभी प्रेगनेंसी अचीव नहीं की है। उस महिला ने जब प्रेगनेंसी अचीव नहीं की है उससे पहले की कहानी के क्वेश्चंस रहेंगे तो शायद बच्चा इतने टिपिकल नहीं रहेंगे। आपके अगर रेस्पॉन्स बराबर रहे तो शायद हम इनको आराम से इजीली बेस पे देख भी पाएंगे, इनको समझ भी पाएंगे और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सीख पाएंगे। एक्चुअल में प्री कंसेप्शन का मतलब क्या है सर? मैंने कहा बेटा जी प्री कंसेप्शन का मतलब इतना सा है कि आपने कंसीव नहीं किया और जब आपने कंसीव नहीं किया है तो उस टाइम पर कहानी क्या रहेगी। मैंने कहा जब आपने कंसीव नहीं किया उस टाइम की कहानी अगर आपसे पूछी जाए तो भाई उसमें आपको ध्यान क्या रखना है वो बताइए सर। तो मैंने कहा प्री कंसेप्शन से पहले हम क्या क्या बातें ध्यान रख सकते हैं वो स्पेशल क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो देखिए बेटा हम क्या क्या स्पेशल ध्यान रख सकते हैं वो सीखते हैं कि प्री कंसेप्शन से पहले जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि कंसेप्शन कब हो पाएगा, कंसीव कब हो पाएगा। तो कंसीव कब हो पाएगा इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ओवुलेशन कब होगा, ओवुलेशन कब होगा। एक तो कंसीव की प्रॉब्लम है, दूसरी बात है कि हम कैसे कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर सकते हैं। एक दूसरी बात है कि अगर हमें कंसीव नहीं करना तो कैसे कंसीव नहीं करना। भाई प्री कंसेप्शन में हमारा टॉपिक क्या हो सकता है? एक महिला हमारे पास में ऐसी महिला आती है जो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके दो चीज हो सकती है। मैंने कहा दो चीज क्या हो सकती है? या तो वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती या वो प्रेग्नेंट होना चाहती है। दोनों ही केस में हमें क्या पता होना चाहिए? मैंने कहा दोनों ही केस में जब एक महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो हमें पता होना चाहिए ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन के क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, ओव्यूलेशन को कैसे पता करोगे कि ओव्यूलेशन अब हुआ है, ये पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन का पता लग जाए हमें तो वो महिला कंसीव करने में इजी रहेगा क्योंकि वो उस टाइम पर इंटरकोर्स करेगी। तो इंटरकोर्स करेगी तो इजी रहेगा उसके लिए कि वो आपका प्रेग्नेंट हो सके। अगर मैं कहूँ कॉन्ट्रासेप्शन, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो भी हमें ओवुलेशन पता होना चाहिए। जिससे हम ओवुलेशन पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसे उस टाइम पर जो है इंटरकोर्स करने से मना करेंगे जिससे वो प्रेग्नेंट होने से बच सके। ठीक है ना। और हमें कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन है जो स्पेशली यूज करने चाहिए, कब कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, ये सारी कहानी हम किस में पढ़ेंगे बच्चा? प्री कंसेप्शन वाले जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं और उसी के साथ में मैं आपको चीजों को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्लाइंट हैज ऑब्टेन्ड, एक क्लाइंट है आपके पास में और वो ऑब्टेन कर रहा है। मैंने कहा क्या ऑब्टेन कर रहा है बच्चा? मैंने कहा प्लान बी, प्लान बी लीवोनर्गेस्ट्रॉल 0.75 mg की 2 टैबलेट एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की कहानी बतानी है। मैंने कहा ठीक। आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, उसने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया था, उसके बाद में वो प्लान बी पे जा रहा है, लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल की 2 टैबलेट ले रहा है। द क्लाइंट कॉल द क्लिनिक टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट द टेकिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव। तो क्लाइंट फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है, क्लिनिक पर कॉल किया उसने पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। द नर्स रियलाइज दैट क्लाइंट नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन। बेटा जी हमेशा याद रखिए जब भी क्वेश्चन में फर्दर एक्सप्लेनेशन आ गया, फर्दर वर्ड आ गया, इसका मतलब वो गलत बात छांटनी है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया और मैंने कहा आपसे मैं फर्दर दोबारा मुझे कब पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें? अब दोबारा तब पढ़ाना पड़ेगा मुझे तुम्हें जब तुम उसे गलत पढ़ोगे, तुम्हें वो टॉपिक ठीक से समझ नहीं आया तो वो टॉपिक मुझे दोबारा से तुम्हें समझाना पड़ेगा फर्दर। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन व्हेन सी मेक विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स, इनमें से कौन सी चीज पेशेंट बोलेगा तब हम उसे दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत रहेगी। क्वेश्चन ये का इनमें से आपको गलत छांटना है और देन आपको आंसर करना है, गलत छांटना है और आंसर करना है। मैंने कहा पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन पर मैं आगे बढ़ू,
इससे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में साझा करूंगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, बेटा जी ध्यान से समझिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वो कंडीशन है जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं और आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपने कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज किया नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इमरजेंसी है तुम्हें यूज करना है, अब इंटरकोर्स के बाद ही तो यूज करेंगे। अब जब आप इंटरकोर्स के बाद में यूज करेंगे तो मैंने कहा क्या यूज करते हैं वो बताइए। मैंने कहा अगर तुमसे पूछा जाए कि बढ़िया मेथड बताइए, अगर मैं कहूं आपसे बढ़िया मेथड बताइए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो आपका बढ़िया मेथड होता है आईयूडी इंसर्शन। सबसे बढ़िया मेथड होता है आईयूडी इंसर्शन। ध्यान से सुन लो बच्चा, मैं अगर ये कहूं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे बढ़िया मेथड बताइए, हालांकि ये अनमैरिड फीमेल्स के लिए या ऐसी फीमेल्स के लिए नहीं होता जो नली पैरिटी हैं, जिन्होंने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उनके लिए ये बढ़िया नहीं होता क्योंकि उनके अंदर नहीं लगाते हम। बट ऐसी महिलाएं जो पहले मल्टीपैरा हैं, उनके अंदर ये मेथड बढ़िया मेथड माना जाता है। ये मेथड आपका सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। सर आईयूडी इंसर्शन करेंगे बट कब, आईयूडी इंसर्शन करेंगे ठीक है, बट आईयूडी इंसर्शन कब करेंगे, ये बढ़िया मेथड है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का, बट कब इंसर्ट कब करना है, तो मैंने कहा इसको इंसर्ट करना है बेटा जी विथ इन 5 डेज ऑफ इंटरकोर्स, विथ इन 5 डेज ऑफ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के विथ इन 5 डेज ऑफ इंटरकोर्स में हमें इसे यूज करना होता है, विथ इन 5 डेज ऑफ इंटरकोर्स में हमें यूज करना होता है। तो मैं आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की कहानी बता रहा हूं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में बढ़िया मेथड कौन सा होता है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे बढ़िया मेथड होता है आपके पास में आईयूडी का इंसर्शन, इंट्रायूट्राइन डिवाइस का इंसर्शन। और इंसर्शन जब करेंगे तो कब करेंगे, मीन के विथ इन 5 डेज करेंगे बच्चा। इंटरकोर्स आज हुआ है तो 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपने यूज किया तो ये बढ़िया है, नहीं तो ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा और मेथड भी है कि हमारे पास में, मैंने कहा बिल्कुल हमारे पास में और भी मेथड होते हैं। मैंने कहा और मेथड को बताइए, और कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में। मैंने कहा मैं बता देता हूं बच्चा और कौन सा यूज करते हैं। मैंने कहा और मेथड की अगर बात करें तो हमारे पास में एक मेथड हो सकता है कि हम एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन यूज कर लें, एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन, प्रोजेस्टेरोन का एंटी यूज कर ले, एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। मैंने कहा एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन का नाम बताओ बच्चा। मैंने कहा एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन का नाम होता है मीफेप्रिस्टोन। तो क्या हम मीफेप्रिस्टोन मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, मैंने कहा यस, मीफेप्रिस्टोन यूज कर सकते हैं। मीफेप्रिस्टोन को हम RU 486 के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ये यूज कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और ये हम नॉर्मली 600 mg 600 mg की टैबलेट आती है, एक बार ही यूज करते हैं, स्टेट यूज करते हैं, तुरंत यूज कर लेते हैं। और कितनी देर में करते हैं, तो विथ इन द 72 आवर्स, 72 आवर्स ऑफ कोइटस, इंटरकोर्स के आपको ऑफ कोइटस के आपको 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी है। अगर तुम एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट पे जाना चाहते हो तो एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट को तुम्हें 72 घंटे के अंदर अंदर लेना पड़ेगा। अगर आपका इंटरकोर्स हुआ है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है, और तुम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में अगर एंटी प्रोजेस्टेरोन टैबलेट को यूज करना चाहते हैं तो मीफेप्रिस्टोन जो RU 486 आती है उसका 600 mg की टैबलेट लेनी पड़ेगी और विथ इन 72 आवर्स लेनी पड़ेगी, तब जाके ये मेथड आपका कामयाब रहेगा, नहीं तो ये मेथड आपका उपयोगी नहीं रहेगा बच्चा। तो मैं आपको अगर क्वेश्चंस पूछूं तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में बढ़िया मेथड अगर पूछा तो आईयूडी कितने दिन में यूज करना है, 5 दिन में। अगर मैं कहूं टैबलेट में एंटी प्रोजेस्टेरोन की, तो एंटी प्रोजेस्टेरोन आपको समझ में आ गया होगा, मीफेप्रिस्टोन RU 486 600 mg की स्टेट टैबलेट यूज करनी है और 72 घंटे के अंदर अंदर यूज करेंगे तो बढ़िया रहेगा सर जी। तो ये बात भी आपको समझ में आने चाहिए। मैंने कहा और भी कोई मेथड होता है क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में, मैंने कहा यस और भी मेथड होता है। मैंने कहा और मेथड के नाम बताइए। एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं यूजपी, जिसे हम क्या कहते हैं, यूजपी एंड लेंसे मेथड के नाम से जानते हैं, यूजपी एंड लेंसी मेथड के नाम से जानते हैं। एक ये मेथड भी होता है हमारा जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का।
और यूजपी एंड लेंसी जो हमारा मेथड है, इसमें हम यूज क्या करते हैं? मैंने कहा ये हम यूज करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम कंबाइंड ओरल पिल यूज करते हैं। जो कंबाइंड ओरल पिल आती हैं वो यूज करते हैं। अब कंबाइंड ओरल पिल का मतलब क्या हो गया? जब भी कंबाइंड की बात करेगा, जैसे अभी मैंने यूज किया था, वो तो प्रोजेस्टेरोन का एंटी यूज किया था, तो वो तो अकेली थी। समझ में आ गया? यूजपी एंड लेंसी मेथड में कंबाइंड ओरल पिल यूज की जाती है। कंबाइंड ओरल पिल का मतलब है जिसमें एस्ट्रोजन भी रहेगा और जिसमें आपका प्रोजेस्टेरोन भी रहेगा, वो वाली यूज की जाती है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा इसके अंदर अगर आप बता सको तो बताओ सर, कंबाइंड ओरल पिल यूज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक। आजकल की अगर मैं करंट प्रैक्टिस की बात करूं, कंबाइंड ओरल पिल में हम यूज पे में एक्चुअली आजकल हम यूज क्या कर रहे हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो है ना, ये 72 घंटे के अंदर ही ये करना होता है हमें। ये भी हमें 72 घंटे के अंदर अंदर यूज करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें अगर मैं कहूं करंट रेजिमेंट में चल क्या रहा है, वो बता दो सर। तो इसमें मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसमें अभी क्या चल रहा है, करंट प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं यूज पे एंड लेस में मेथड में। कि आजकल जो पिल आ रही है ना, वो 300 जिसके अंदर ऐसी पिल चल रही है, पिल बेथ 30 माइक्रोग्राम एस्ट्रोजन के साथ में आजकल पिल चल रही है। ये आजकल करंट प्रैक्टिस में है। पिल बेथ 30 mcg एस्ट्रोजन रहेगा और आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा 4 पिल लेनी पड़ेंगी इमीडिएटली। 4 पिल्स आपको तुरंत खानी है। 4 पिल्स आपको इमीडिएटली ले लेनी है। तुरंत से 4 पिल ले लो और उसके बाद में 4 पिल दोबारा लेनी पड़ेंगी, फॉलोड बाई 4 पिल दोबारा लेनी है। कब? पिल 12 आवर आफ्टर। मेरी बात को समझिएगा, ये करंट रिकमेंडेशन है। आजकल जो करंट रिकमेंडेशन है वो ये है। अगर मैं आपको करंट रिकमेंडेशन की बात करूं कि अभी क्या चल रहा है, तो अभी ये चल रहा है कि इसमें क्या करते हैं हम, एस्ट्रोजन की 30 mcg की टैबलेट होती है और 4 टैबलेट एक साथ ले लेते हैं। 4 टैबलेट लेने के बाद हम 12 घंटे के बाद में फिर से 4 टैबलेट लेते हैं। इस तरीके से ये मेथड काम करता है। एक तो करंट में ये चल रहा है, 30 mcg एस्ट्रोजन रहेगा, वो वाली टैबलेट आपको लेनी है। 4 पिल इमीडिएटली लेनी है। आफ्टर दैट 4 पिल दोबारा लेनी है 12 घंटे के बाद। एक तो करंट में ये चल रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड बताओ आप। स्टैंडर्ड कोई प्रैक्टिस है क्या? मैंने कहा यस, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी है हमारे पास में। स्टैंडर्ड मेथड में क्या होगा, जो स्टैंडर्ड मेथड होता है उसमें क्या होता है, 50 mcg की एस्ट्रोजन पिल आती है। तो इसमें जो पिल्स रहती है वो 50 mcg एस्ट्रोजन की पिल रहती है। 50 mcg एस्ट्रोजन की पिल रहती है। यहां तो हम ये कर रहे थे, यहां पर क्या करते हैं, 2 पिल लेते हैं, 2 पिल्स लेते हैं इमीडिएटली और फिर फॉलोड बाई फॉलोड बाई 2 पिल दोबारा ली जाती हैं, फॉलोड बाई 2 पिल्स 12 आवर आफ्टर। बेटा ये आपको पढ़ने तो पड़ेंगे। देखिए यहां पर अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूं तो जरूरी नहीं है मुझे पूरे एक्सप्लेनेशन करने की। मैं अगर आपको नॉर्मली भी शॉर्ट भी समझाऊंगा तो भी चल जाएगा, शॉर्ट में समझाऊंगा तब भी चल जाएगा। बट मेरा मानना ऐसा है कि मैं आपको टॉपिक की गहनता के साथ डाल देता हूं, जिससे आपको ये टॉपिक दोबारा से कहीं भी मिले तो आपको इसमें जो है उलझना ना पड़े, आप इसे बेहतरीन तरीके से कर पाए। इसलिए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ जाएंगे। मैंने कहा आपका जो यूजपी एंड लेंसी मेथड है, यूजपी एंड लेंसी मेथड में 3 चीज यूज करते हैं हम। या तो करंट प्रैक्टिस क्या चल रही है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, और एक और होता है बच्चा, अगर 200 mcg की एस्ट्रोजन की पिल ली जाए। 3 चीजें हैं हमारे पास में, या तो हम करंट वाला यूज करें तो 30 mcg एस्ट्रोजन लेते हैं, 4 टैबलेट ले लेते हैं, फिर 12 घंटे के बाद में फिर 4 टैबलेट ले लेते हैं।
स्टैंडर्ड मेथड ये भी है, अगर 30 mcg वाली नहीं ले रहे हो, 50 mcg वाली ले रहे हो, तो 50 mcg वाली 2 टैबलेट तुरंत ले लो और उसके बाद में 12 घंटे के बाद 2 टैबलेट और ले लो। अगर ये भी यूज नहीं कर रहे हो और अगर आप ये भी यूज नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, पिल्स विथ 200 mcg एस्ट्रोजन। अगर तुम्हारे पास में 200 mcg एस्ट्रोजन की टैबलेट है तो हम क्या करते हैं, एक पिल इमीडिएटली लेंगे, एक पिल तुरंत लेंगे, इमीडिएटली लेंगे, और आफ्टर दैट एक पिल इमीडिएटली लेंगे एंड आफ्टर फिर फॉलोड करेंगे, एक पिल को आप 12 घंटे के बाद में ले लेंगे, एक पिल आफ्टर 12 आवर। मैंने कहा जैसा डोज, ज्यादा डोज है तो कम टैबलेट चाहिए, कम डोज है तो ज्यादा टैबलेट चलेंगी। इस तरीके से हमारी कहानी आगे बढ़ती रहेगी बच्चा। तो हमें समझना यही पड़ेगा, अगर 200 mcg की एस्ट्रोजन की पिल लेंगे तो एक पिल लेने के 12 घंटे बाद में फिर दोबारा से एक पिल और लेनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं किया, हमने 50 mcg की टैबलेट, एस्ट्रोजन वाली टैबलेट ली, तो हमें 2 टैबलेट लेनी पड़ेंगी और उसके बाद 12 घंटे के बाद में 2 टैबलेट और लेनी पड़ेंगी। अगर हमने 50 mcg की भी टैबलेट नहीं ली है और अगर हमने 30 mcg की टैबलेट ली है तो हमें जो है 4 टैबलेट लेनी पड़ेंगी और आफ्टर 12 आवर्स हमें दोबारा से 4 टैबलेट लेनी पड़ेंगी। क्या बच्चा ये यूजपी एंड लेंसे मेथड तुम्हें समझ में आया? जो मैंने कहा वो यूजपे एंड लेंसे मेथड समझ में आया या नहीं आया? बच्चा जल्दी से आंसर करो। यूजपे एंड लेंसे मेथड में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो? नहीं है बच्चा, यूजपे एंड लेंसे मेथड में किसी को दिक्कत? ओके गुड। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको इमरजेंसी मेथड बता रहा हूं, और इमरजेंसी मेथड में मैंने क्या क्या बता दिया बच्चा। मैंने कहा इमरजेंसी मेथड में आपका बढ़िया मेथड अगर मैं बात करूं तो इमरजेंसी मेथड में आपका बढ़िया मेथड क्या है, आईयूडी है, 5 दिन के अंदर अंदर लेना होता है। अगर एंटी प्रोजेस्टेरोन दवाई की बात करें तो ये आपको 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है, एंटी प्रोजेस्टेरोन वाला, जिसे हम मीफेप्रोस्टोन या आरयू 486 के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट मैंने यूजपी एंड लेंसे मेथड आपको बता दिया। यूजपी एंड लेंसे मेथड में भी हम 3 प्रकार से दवाई को ले सकते हैं। अगर 30 mcg की लेते हैं तो 4 टैबलेट लेनी होती है और फिर 12 घंटे के बाद 4 लेनी होती है। 50 की ले रहे हैं तो 2 टैबलेट और उसके बाद में आपको 12 घंटे के बाद 2 टैबलेट लेनी होती है। और 200 mcg की अगर आप टैबलेट ले रहे हैं तो एक टैबलेट फिर 12 घंटे के बाद में एक टैबलेट और लेनी होती है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताइए जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हैं उनके साथ, मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछा जाए कि आप तो मुझे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बता दो, साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कि अगर कोई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल कर रहा है तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की वजह से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर बच्चा आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर बड़ा सिंपल सा रहेगा और वो आपका आंसर रहेगा नौजिया। आपका आंसर रहेगा बच्चा नौजिया। तो याद रखिएगा ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो आपका बढ़िया आंसर आएगा बच्चा नौजिया आ जाएगा। मैंने कहा सर इसके अलावा और कुछ यूज नहीं करते क्या? मैंने कहा इसके अलावा भी तो यूज करते हैं ना सर इमरजेंसी में। मैंने कहा बताओ इमरजेंसी में और क्या यूज करते हैं? मैंने कहा इमरजेंसी में हम पीओपी यूज करते हैं। पीओपी मतलब है बच्चा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल भी यूज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल जिसे हम मिनी पिल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या किस नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मिनी पिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड हो सकता है एज इमरजेंसी। मेरी बात सुनिए, और देखो हमने एस्ट्रोजन अलग से यूज कर लिया, प्रोजेस्टेरोन अलग से यूज कर लिया, एंटी प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन हमने यूज कर लिया, हमने आईयूडी भी यूज कर लिया। पीओपी मतलब होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल को हम मिनी पिल के नाम से भी जानते हैं बच्चा। ये भी मेथड हम यूज कर सकते हैं और ये भी हमें 72 घंटे के अंदर अंदर ही यूज करना होता है। ये भी हमें विथ इन 72 आवर्स, ये भी हमें 72 आवर्स के अंदर ही यूज करना होता है, विथ इन 72 आवर्स। तो कुल मिला के बात इतनी आई कि इमरजेंसी में हम जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो 72 आवर्स के अंदर अंदर यूज करना है आईयूडी को छोड़ के। कुल मिला के लास्ट में फाइनल जब सॉल्यूशन पे हम पहुंचे तो हमें बात ये समझ में आई कि जितना भी हमारी जो है इमरजेंसी मेथड्स हैं उनमें आईयूडी को छोड़ दें तो जितनी भी हम पिल्स यूज कर रहे हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर यूज कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के अंदर। ये हमारा इमरजेंसी वाला मेथड है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इसमें हम ज्यादातर जो पीओपी होती है उसमें क्या आता है, मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन आता है। मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन में क्या आता है, मैंने कहा लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल आता है। क्या आता है बच्चा? लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल आता है। और लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल की 0.75 mg की टैबलेट आती है। 0.75 mg की टैबलेट आती है। और ये टैबलेट हमें लेनी होती है सर। मैंने कहा यस। पहली टैबलेट हम कब लेते हैं? तो मैंने कहा पहली टैबलेट आपको 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है। फर्स्ट टैबलेट जो है आपको विथिन, पहली टैबलेट आपको विथिन द 72 आवर्स, आपको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर पहली टैबलेट लेनी होती है। आफ्टर दैट दूसरी टैबलेट, सेकेंड टैबलेट जो आप लेंगे, सेकेंड टैबलेट आप जो लेंगे, क्योंकि 2 टैबलेट खानी है इसमें, पहली टैबलेट आपको विथिन 72 आवर्स लेनी है। और सेकेंड टैबलेट आपको जो आपने पहली टैबलेट ली है उसके 12 घंटे के बाद में लेनी है। जो पहली टैबलेट ली है उसके 12 घंटे के बाद में दूसरी टैबलेट ले लेंगे, वो भी 0.75 mg की दूसरी टैबलेट ले लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चा? अब ये मेथड जो होता है ना आपका, जो प्री प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल वाला जो मेथड है, ये आपका कितना परसेंट प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर देता है? ये आपके प्रेगनेंसी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, reduces risk of pregnancy by 89%। लगभग 90% अगर ये मेथड आपने यूज किया है तो लगभग आपको 90% रिस्क ये है कि आपकी प्रेगनेंसी से बच जाओगे। 10% चांस है कि फेलियर हो जाए और आप प्रेग्नेंट हो जाए। अगर अगर तुमने यूज कर लिया 24 घंटे में तो और भी बढ़िया रहेगा। इफ यूज इन फर्स्ट 24 आवर्स, अगर तुमने इसे 24 आवर्स में यूज कर लिया तो प्रिवेंट 95% प्रेगनेंसी, प्रिवेंट 95% प्रेगनेंसी को 95, मतलब अब यहां तो और भी बढ़िया हो जाएगा। यहां तो नॉर्मली अगर बात करेगा तो नॉर्मली तो बेटा जी ये 89% तक आपके प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर देता है। नॉर्मली तो ये 89% तक प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर देगा कि आपके चांस रहेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। बट अगर इसे हम विद इन 24 आवर्स अगर यूज कर लेते हैं तो 95% तक हम प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या मेरे बच्चों इतनी बात क्लियर है क्या सारे बच्चों को? जो मैंने आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पूरा बता दिया। मैंने कहा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि मैं चला कि सारा कर ही देते हैं, तो मैंने कर दिया बेटा। अब आप आते हैं अपने टॉपिक पर, जो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था उसको देखने का प्रयास करते हैं। A client has obtained a plan B levonorgestrel 0.75 mg 2 tablet as emergency after unprotected intercourse. The client called the clinic to ask question about the taking the contraceptive. The nurse realized the client need, अब दोबारा कब समझाना पड़ेगा वो हमारा क्वेश्चन है कि हमें पेशेंट को दोबारा से कब समझाने की आवश्यकता है। इसका मतलब पेशेंट गलत बोलेगा तब हम पेशेंट को दोबारा से समझाएंगे। मैंने कहा पेशेंट गलत बोलेगा वो इसमें हमें ढूंढना है कि पेशेंट ने क्या बोला है। आई कैन वेट 3 से 4 दिन आफ्टर द इंटरकोर्स टू स्टार्ट टेकिंग दीज टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए मुझे 3 से 4 दिन का वेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मुझे ये टैबलेट खानी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 से 4 दिन का, क्या मैं 3 से 4 दिन का वेट करूं क्या बच्चा? नहीं सर, 3 दिन का वेट कर सकते हैं, 4 दिन का नहीं, क्योंकि 72 घंटे तक ही वेट कर सकते हैं। मतलब वैसे आई कैन वेट 3 से 4 दिन आफ्टर इंटरकोर्स टू स्टार्ट टेकिंग दीज मेडिकेशन, नहीं, 3 दिन का तो वेट थोड़ी करते हैं, 3 दिन के अंदर लेनी होती है। 3 दिन का वेट नहीं करते हैं कि 3 दिन के बाद लेंगे, नहीं, 3 दिन के बाद नहीं लेते हैं, 3 दिन के अंदर लेते हैं, विथ इन 3 आवर। और जितना जल्दी होगा उतना, मैंने अभी बताया ना बेटा जी, अगर 24 घंटे के अंदर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर तुमने 24 घंटे के अंदर ले लिया, अगर तुमने 24 घंटे के अंदर ले लिया तो तुम्हारा जो प्रेगनेंसी है उसको 95% तक रिड्यूस किया जा सकता है। अगर तुम 72 घंटे के अंदर ले रहे हो तो हम 89% तक रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये बात तो ये बिल्कुल एकदम गलत बोल रहा है। पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत है, मतलब इसको समझाना पड़ेगा। My boyfriend can buy plan B from the pharmacy if he is over the 18 year old.
वो बोल रही है कि उसका बॉयफ्रेंड जो है क्या वो खरीद सकता है फार्मेसी से उस टैबलेट को अगर वो 18 साल से ऊपर का है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया है, तो और कहां से खरीदोगे भाई, कंपनी से कहां से खरीदोगे, खरीदोगे तो 18 साल का खरीद सकता है। मैंने कहा खरीद सकता है, बिल्कुल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में खरीदी जा सकती है पिल, बिल्कुल खरीदी जा सकती है भाई। कई बार क्या होता है 18 साल से कम उम्र होती है तो लीगली आप परचेज करने के लिए कई बार एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको जो है 18 साल से कम उम्र के होगा तो आप फार्मेसी पे जाएंगे तो फार्मेसी वाले आपको नहीं देंगे। तो बात बढ़िया कह रहा है, बढ़िया कह रही है कि 18 साल से ऊपर है तो खरीद सकता है क्या। मैंने कहा यस खरीद सकता है। The birth control work by the preventing ovulation or fertilization of the egg। क्या बर्थ कंट्रोल वर्क करेगा by preventing ovulation or fertilization of the egg। मैंने कहा यस, ये सही बात बोल रहा है, क्योंकि आप जब टैबलेट लेते हैं तो टैबलेट क्या करती है, या तो ओवुलेशन को रोकती है या फर्टिलाइजेशन को रोकती है, तो दोनों ही काम कर सकती है। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ होगा तो ओवुलेशन को रोक रही होगी या फर्टिलाइजेशन को रोक रही होगी, अल्टीमेटली ये प्रेगनेंसी नहीं होने देगी। अगला है कि आई मे फील नॉजिएटेड एंड हैव ब्रेस्ट टेंडरनेस और हेडेक आफ्टर यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्शन। इनका बात तो मैंने अभी बताई थी बच्चा, मैंने कहा आपको नॉजिया तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता था। मैंने कहा नॉजिया तो आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट नॉजिया ही तो बताया था मैंने आपको। जब आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। मैंने कहा नॉजिया। ब्रेस्ट टेंडरनेस आ सकती है क्या। मैंने कहा यस, क्यों आ सकती है बच्चा ब्रेस्ट टेंडरनेस। मैंने कहा बेटा ब्रेस्ट टेंडरनेस इसलिए आ सकती है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा, आप हार्मोन्स के साथ में खेल रहे हैं तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस आएगा, क्योंकि हार्मोन से ही आती है ब्रेस्ट टेंडरनेस। और हेडेक, इनका थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है। मैंने कहा यस, तो ये बातें तो इसने सही बोली थी। अब जब जो चीज सही बोलेगा, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, एक ही तो गलत था, और जो हमें तो गलत वाला ही तो छांटना था। तो इसका बढ़िया आंसर क्या हो सकता है बच्चा, ए इज राइट आंसर हियर। क्या मेरा बात समझ में आया बच्चा। जल्दी से आंसर करें, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आपको आ गया। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में हम 4 मेथड यूज कर सकते थे। आईयूडी इज द बेस्ट मेथड, विद इन द 5 डेज हम यूज करना होता है। उसके बाद में एंटी प्रोजेस्टेरोन मेथड, मीपेप्रोस्टेरोन 400 आरयू 486 यूज कर सकते हैं। यूजपे एंड लेंसे मेथड यूज कर सकते हैं। मिनी पिल या जैसे पीओपी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या हो सकता है वो भी हमें पता होंगे। तो हमने पूरा इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्शन था वो अच्छे से देख लिया है बच्चा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक एंटीनेटल विजिट में आई एक महिला G2 मतलब ग्रेविडा, 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। टर्म उसका बच्चा 2 बार प्रेग्नेंट हुई है, एक बच्चा उसका टर्म पे हुआ है, उसका अंदर ना कोई प्रीटर्म बच्चा हुआ है, ना कोई उसके अंदर अबॉर्शन हुआ है, उसका एक बच्चा पैदा हो चुका है, लाइव बर्थ एक है, मतलब अभी सेकंड टाइम आई है। मेरी बात को समझे, सेकंड टाइम आई है वो दिखाने के लिए। एक बच्चा उसका पैदा हुआ है, वो भी टर्म पे पैदा हुआ है, ना उसको कोई प्रीटर्म हुआ है, ना कोई उसको अबॉर्शन हुआ है, जीटीपीएल स्कोर है, उससे हमें पता लग रहा है। क्लाइंट इज डिस्कसिंग हर पोस्टपार्टम प्लान फॉर बर्थ कंट्रोल। अभी वो एंटीनेटल विजिट में आई है, अभी वो तुम्हारे पास में एंटीनेटल विजिट के अंदर आई है, और एंटीनेटल विजिट में आई है, और वो ये कह रही है कि भाई साहब जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब पोस्टपार्टम पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा। तो वो ये कह रही है कि पोस्टपार्टम पीरियड में बर्थ कंट्रोल क्या करना है, बर्थ कंट्रोल के रिगार्डिंग वो बातें कर रही है। अभी अभी तो वो प्रेग्नेंट है, अभी तो वो प्रेग्नेंट है, बट वो प्रेगनेंसी में जब दिखाने आई है ना, तब वो बात कर रही है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ में कि जब उसका पोस्टपार्टम पीरियड आएगा, मतलब जो जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी उसके टाइम पर जब पोस्टपार्टम पीरियड चलेगा, उस टाइम में वो कौन सा जो है बर्थ कंट्रोल यूज करेगी, उसके बारे में वो डिस्कस कर रही है। इन एनालाइजिंग द अवेलेबल चॉइस, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, मतलब कौन सा चूज करोगे, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ज्यादा किस बात पर निर्भर करेगा, कौन से बात को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। इन 4 ऑप्शंस में से तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी बात को तुम ज्यादा प्रायोरिटी दोगे
कि कौन सा मेथड तुम्हें इस्तेमाल करना चाहिए पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर। पहला ऑप्शन है सेटिस्फैक्शन विद द प्रायर मेथड, कि पहले कौन से मेथड से तुम ज्यादा सेटिस्फाई थे, उसके आधार पर तुम पोस्टपार्टम मेथड में कौन सा यूज करोगे वो करें। या प्रेफरेंस ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर, जो आपका पार्टनर होगे उसकी प्रेफरेंस जो रहेगी उसके आधार पर हम बर्थ कंट्रोल बताएंगे। या ब्रेस्ट फीड और बोटल फीडिंग प्लान के आधार पर हम बताएंगे, या हिस्ट्री ऑफ द क्लॉटिंग डिजीज के आधार पर हम बताएंगे। जल्दी बताओ कौन सा मेथड हम जो है बात करेंगे, किस बेसिस पर हम उसे बर्थ कंट्रोल की चॉइस ढूंढने में मदद करेंगे, कौन सा हमें यूज करना है, वो किस आधार पर हम उसे चूज करने में मदद करेंगे। जल्दी से बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिए। जल्दी करो बेटा जी, सारे बच्चे आंसर करने का प्रयास करें। यस, अब एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर। मैंने कहा बेटा जी देखो, अगर पहले तुम किसी मेथड से ज्यादा सेटिस्फाई है, अगर कोई फीमेल या कोई मेल या कोई भी पार्टनर अगर ज्यादा सेटिस्फाई है, तो ये बात तो निर्भर करेगी ना कि आप वही मेथड यूज करेंगे। मैंने कहा ये भी बात सही है भाई, अगर आप किसी मेथड से पहले ज्यादा सेटिस्फाई थे तो बढ़िया है, वो चूज करने में मदद करेगा कि वही मेथड वो यूज करे। मैंने कहा बढ़िया है, ये बात ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, जो उसका पार्टनर है वो क्या प्रेफर करता है, वो बढ़िया है कि उसको क्या अच्छा लगता है, उस आधार पर भी तुम मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ये भी बात सही है। ब्रेस्ट और बोटल फीड प्लानिंग, मैंने कहा यस, क्योंकि तुम पोस्टपार्टम की बातें कर रहे हो। और मैंने कहा जब पोस्टपार्टम की बातें कर रहे हो तो पोस्टपार्टम में तो माँ जो है, माँ है वो बच्चे को दूध कैसे पिला रही है, वो ब्रेस्ट फीडिंग से पिला रही है, या माँ अपना दूध न पिला के जो है बोतल फीड करा रही है, ये भी बात निर्भर करती है। क्योंकि अगर वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ऐसा मेथड यूज करेगी जिससे बच्चे पे इम्पैक्ट कम आए। अगर बोतल फीड करा रही है तो बच्चे की कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ठीक। हिस्ट्री ऑफ द क्लॉटिंग डिजीज, मैंने कहा यस, अगर क्लॉटिंग डिजीज है, उसको डायबिटीज है, क्लॉटिंग डिजीज है, स्मोकिंग करती है, अगर ये इस तरीके की कोई हिस्ट्री होती है तो ये भी आपके कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को जो है इंपैक्ट करती है कि आपको कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज करना है। क्योंकि आप जब ओसीपी यूज करते हैं तो क्लॉटिंग डिजीज हो जाती है, क्लॉटिंग बन जाते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, तो वो तो आप यूज नहीं करते हैं। तो आप इनमें से इंपॉर्टेंट पोस्टपार्टम से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा इंपॉर्टेंट आपको पोस्टपार्टम दिया था तो आप पोस्टपार्टम से रिलेटेड ढूंढिए। सेटिस्फेक्शन विद द प्रायर मेथड का कोई लेना देना नहीं है पोस्टपार्टम से, ये तो आपकी सेटिस्फेक्शन है तो बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये इसका तो कोई पोस्टपार्टम से लेना देना नहीं है। सेक्सुअल पार्टनर जो है उसका उसकी प्रेफरेंस में भी पोस्टपार्टम का कोई लेना देना, पोस्टपार्टम का स्पेशली लेना देना है ब्रेस्ट फीडिंग से, क्योंकि पोस्टपार्टम पीरियड में और लेना देना नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग का स्पेशली लेना देना है। इसलिए बेहतरीन आंसर यहां पर क्या हो सकता है बच्चा, आंसर इज थर्ड। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये क्वेश्चन क्लियर है सबका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, after the nurse instruct a 20-year-old nulli gravida client on how to perform breast self examination, आफ्टर द नर्स इंस्ट्रक्ट, 20 साल की एक महिला है जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, नली ग्रेविड है, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उस महिला को आप बता रहे हैं ब्रेस्ट सेल एग्जामिनेशन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट द टीचिंग हैज बीन सक्सेसफुल। मेरी बात को समझें बच्चा, आप एक ऐसी बच्ची है जो 20 साल की है, एक 20 साल की है और नली ग्रेविडा है, मतलब कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है आज तक, कभी भी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, ऐसी महिला को कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ऐसी महिला को तुम क्या बता रहे हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया तुमने। मैंने कहा मेरी बात समझ में आई नहीं आई, आपने किस महिला को बताया है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, आपने ऐसी महिलाओं को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है। एक मिनट रुक जाएंगे बच्चे।
1 मिनट के लिए रुकेंगे बच्चा, 1 मिनट के लिए, सिंगल मिनट के लिए रुक जाइए। हाँ चलिए, चलिए बच्चा, मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? यस। तो मैं क्या बता रहा था, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था कि एक 20 साल की महिला है, और 20 साल की अगर महिला है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है, नली ग्रेविडा है। और नली ग्रेविडा इसका मतलब क्या होता है? नली ग्रेविडा मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब बेटा जी, वो नली ग्रेविडा फीमेल है, उसको आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में पहले तो बताइए कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में क्या है। मैंने कहा पहली बात तो आपको मैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमेशा 20 साल के बाद ही करते थे। मैंने कहा ये बात ठीक है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं? मैंने कहा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम कब करते हैं? मैंने कहा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम बाथिंग के बाद करते हैं, वॉथिंग के बाद करते हैं, या बाथिंग के दौरान करते हैं। ठीक है ना, जब एक महिला जब बॉथ लेने जाती है उस दौरान करेगा, जिससे जिससे क्या होगा, जिससे वहां पर स्किन जो है वो स्लिपरी रहेगी, तो उससे इरिटेशन कम होगा। मैंने कहा ठीक। अगर महिला मेंस्ट्रुएटिंग है, मतलब महिला मेंस्ट्रुएटिंग है, मतलब उसको साइकिल आता है, उसको ब्लीडिंग आता है, तो मेंस्ट्रुएटिंग के बाद 7th डे आफ्टर, 7th डे पर कर सकते हैं। मैंने कहा यस। अगर कोई महिला ऐसी है जो मीनोपोज आ चुका है, या फिर उसके अंदर हिस्टेक्टोमी कर दी है, मीनोपोज आ चुका है, या वहां पर हिस्टेक्टोमी हो चुकी है, तो ऐसी महिलाओं में हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं? तो एक दिन फिक्स कर लेते हैं, फिक्स डे पर करते हैं, फिक्स्ड डे पर करते हैं मंथ में, हमेशा फिक्स डे कर लेते हैं महीने के अंदर, और एवरी मंथ करते हैं, ये भी एवरी मंथ करते हैं। जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, हम पहले महिला को बता देंगे कि महाराज आपके दोनों ब्रेस्ट का साइज जो है अगर थोड़ा अलग दिखता है तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि दोनों ब्रेस्ट का साइज जो है वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर दोनों ब्रेस्ट एकदम से सेम नहीं होते हैं, सेम साइज नहीं होती है, थोड़ा बहुत एसिमेट्रिकल है तो नॉर्मली होता है। दूसरी बात आपको जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, निपल से किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। निपल से कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको इन्फॉर्म करना है, अबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर कोई भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज आता है तो आपको इन्फॉर्म करना है। और यहाँ पर तो कंडीशन ही नली है, नली ग्रेविडाई, मतलब महिला प्रेग्नेंट ही नहीं है। अगर महिला प्रेग्नेंट होती तो भी अगर डिस्चार्ज आ जाता है, मिल्क आ जाता है, तो वो नॉर्मल है। बट अगर ये महिला तो नॉन प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट में तो गलती से भी डिस्चार्ज नहीं आएगा, डिस्चार्ज आएगा तो ये भी गड़बड़ है। और अगर मैं कहूं कि वहां पर कोई गांठ है, अगर तुम्हें कुछ ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दिखता है तो उसे तुम्हें मूव करके देखना है। ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दिखना है तो तुम्हें मूव करके देखना है, या तो मूव करेगी या नॉट मूव, या तो मूव करेगी या मूव नहीं करेगी। अगर मूव कर रही है तो वो फिब्रोइड हो सकता है, वो आपका नॉर्मल हार्मोनल गांठें हो सकती हैं। अगर वो मूव नहीं कर रही है तो वो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बायोप्सी वगैरह के लिए फर्दर उसे इन्वेस्टिगेशन हमने करना पड़ेगा। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। मेरी बात समझ में आई बच्चा? अगर ये बात समझ में आई है तो सुनो। आई शुड परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द डे माई मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन, जिस दिन मेरा मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा उस दिन करूंगी, ये कह रही है। तो ये बात तो गलत कह रही है बेटा जी, यानी कि ये तो बिल्कुल गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑन द सेम डे ईच मंथ, मुझे सेम डे करना है। सेम डे उन महिलाओं में किया जाता है जिनमें मीनोपोज या हिस्टेक्टोमी हो चुका है। क्या ऑप्शन में कहीं भी
मीनोपोज या हिस्टेक्टोमी का ऑप्शन लिखा हुआ है, मैंने कहा नहीं लिखा हुआ है, और ये महिला की उम्र तो 20 साल ही है। अब 20 साल है तो सीधी बात है मीनोपोज तो हुआ नहीं होगा, हिस्टेक्टोमी की हिस्ट्री दी नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इफ आई नोटिस दैट वन ऑफ माई ब्रेस्ट इज मच स्मॉलर देन द अदर, आई शुड नॉट वरी, कि मुझे चिंता नहीं करना है। आई शुड, इफ आई नोटिस दैट, कि अगर मैं नोटिस करती हूं कि वहां पर एक ब्रेस्ट का साइज कैसा है बेटा, मैंने कहा एक ब्रेस्ट का साइज अगर बड़ा है और एक ब्रेस्ट का साइज छोटा है तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा क्या वो सही कह रही है या गलत कह रही है? स्टेटमेंट इन टीचिंग हैज बीन सक्सेसफुल, तो ये तो गलत है ना बेटा, ये तो गलत है, क्योंकि मच स्मॉलर बोला है इसने, तो पॉइंट गलत हो गया। ये बात तो गलत है कि आप उसके घबराएंगे नहीं, अब तो घबराना है। क्यों घबर, नॉर्मल नहीं है, मच स्मॉलर कहा है, नॉर्मल थोड़ा बहुत छोटी होती चल जाता। एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे ब्रेस्ट से थोड़ा बहुत छोटा है चलेगा, एक ब्रेस्ट का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब बहुत डिफरेंस तो तभी आ सकता है जब कोई गांठ बन गई हो, कोई वहां पर कोई ट्यूमर बनी हो, कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो, तभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा दोनों ब्रेस्ट में। थोड़ा बहुत डिफरेंस नॉर्मल होता है, तो ये तो भाई गलत बोल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है सर जी, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें आपको लगेगा ये सही जैसा लग सकता है तीसरा वाला, मैंने कहा थर्ड वाला आपको सही जैसा लग सकता है, इसलिए समझे यहाँ पर मच स्मॉलर लिखा हुआ है इसलिए गलत है। इफ देयर इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम द माई निपल, आई शुड कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइड, बिल्कुल डिस्चार्ज तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर सर। अगर ये प्रेग्नेंट महिला होती तो थोड़ा बहुत मिल्क डिस्चार्ज आता तो नॉर्मल है, बट ये तो नली ग्रेविडा लिख के दिया है, और नली ग्रेविडा मतलब कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, और जब प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो इससे तो अगर सिंगल ड्रॉप भी अगर डिस्चार्ज आ रहा है, इससे तो अगर सिंगल ड्रॉप भी डिस्चार्ज आ रहा है निपल से, तो ये अबनॉर्मल ही डिस्चार्ज कहलाएगा बेटा, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉप भी डिस्चार्ज की नहीं आनी चाहिए इस महिला से। अगर नली ग्रेविडा है, ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है कभी, और जब प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है तो इससे डिस्चार्ज क्यों आ रहा है? तो इफ देयर इज अ डिस्चार्ज फ्रॉम माई निपल, आई शुड कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिल्कुल एकदम राइट करेक्ट इंफॉर्मेशन है बच्चा, एकदम बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, मतलब दिस इज अ राइट आंसर। क्या मेरे बच्चों क्लियर है क्या आपको? दैट्स गुड। अगर ये कोई क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, असेसमेंट ऑफ द 16 ईयर ओल्ड नली ग्रेविडा। देखो हमेशा उन पॉइंटों पर हम हाईलाइट कर लिया करो जब आप रीड आउट करते हो क्वेश्चन को, तो जो आपको स्पेसिफिक लगता जाए उसे आपको रीड आउट करते समय ही नोटिस कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है, जिससे आप गलत ना करें। Assessment of the 16-year-old nulli gravida client who visit the clinic and ask for the information on the contraceptive reveal a menstrual cycle of 28 दिन। वो बताती है कि भाई साहब उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो 28 दिन में आता है। The nurse formulated nursing diagnosis of deficient knowledge related to the ovulation and fertility management। मतलब हमने डायग्नोसिस बनाया उस महिला के बारे में कि उसको नहीं पता ओवुलेशन के बारे में और फर्टिलिटी के बारे में। भाई ओवुलेशन के बारे में पता होगा तभी तो उसको फर्टिलिटी के बारे में पता होगा, तो मतलब उसको नॉलेज की कमी है। हमने क्या डायग्नोस बनाया? नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू ओवुलेशन एंड फर्टिलिटी। हमने डायग्नोस ये बनाया है कि इस महिला को नॉलेज नहीं है, किसके प्रॉपर नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है किसके रिगार्डिंग? ओवुलेशन के बारे में इसको अच्छा नहीं पता, फर्टिलिटी के मैनेजमेंट के बारे में इसको अच्छा नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान फॉर द क्लाइंट। तो हम इस महिला को क्या सिखाएंगे, क्या बताओगे? इसको नॉलेज नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसको नॉलेज नहीं है, ये हमें पता लगा। उसका साइकिल 28 दिन में आता है, महिला नली ग्रेविडा है, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, 16 साल की बच्ची है वो, इनका वो बच्ची 16 साल की बच्ची है, उसे नली ग्रेविडा, कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, 28 दिन में उसका साइकिल आता है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता ओवुलेशन के बारे में, उसे नहीं पता फर्टिलिटी के बारे में, तो आप उसे क्या बताएंगे? आप उसके जब टीचिंग करेंगे तो टीचिंग करते समय उसे स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या देंगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन, द ओवम सर्वाइव फॉर 96 आवर आफ्टर ओवुलेशन, कि ओवुलेशन के बाद में आपका ओवम जो है 96 आवर तक जिंदा रहता है, मेकिंग कंसेप्शन पॉसिबल ड्यूरिंग दिस टाइम। बेटा जी
आपका ओबम का लाइफ स्पैन और आपका स्पर्म का लाइफ स्पैन आपको पता होना चाहिए। ओबम का लाइफ स्पैन आपका 12 टू 24 आवर होता है और आपका जो स्पर्म होता है उसका आपका कितना होता है, 48 से लेके 72 घंटे होता है। तो दोनों क्वेश्चन ये आपको अच्छे से, पहले तो ये आपको बिल्कुल कंठस्थ रूप से होने चाहिए कि आपका लाइफ स्पान जो है वो आपका ओबम का 12 से 24 घंटे होता है, नहीं कि 96 आवर होता है। 96 आवर तो स्पर्म का भी नहीं होता सर। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो नहीं सिखाएंगे उसको। द बेसल बॉडी टेम्परेचर फॉल एटलीस्ट 0.2 डिग्री फॉरनाइट आफ्टर द ओवुलेशन हैज अकर्ड। नहीं सर जी, ओवुलेशन होने के बाद, ओवुलेशन होने के बाद अल्टीमेटली तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और 0.5 से लेके 1 डिग्री फॉरनाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है आफ्टर द ओवुलेशन। तो बढ़िया ओवरऑल अगर बात करोगे ओवुलेशन के बाद में, तो ओवुलेशन के बाद में तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर 0.5 से लेके 1 डिग्री फॉरनाइट तक डिग्री में बढ़ जाता है, घटता नहीं है। अगर घटने की भी ओवरऑल की बात कर रहा हूं। वैसे अगर हम कहते हैं तो हम ऐसे कहते हैं स्लाइटली डिक्रीज देन इंक्रीज। आपका टेम्परेचर के साथ में क्या होता है जब ओवुलेशन होता है, तो हम ये कहते हैं स्लाइटली डिक्रीज देन इंक्रीज कहते हैं। ओवुलेशन यूजली अकर ऑन द 14 डेज। ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज पे होता है, प्लस और माइनस 2 डेज, ऊपर नीचे 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये तो गलत है ना, वो दूसरा वाला तो। बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आएगा उससे 14 दिन पहले ओवुलेशन होगा, प्लस माइनस 2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो क्या ये बात सही कह रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। अगर 28 दिन का साइकिल है, अगर किसी महिला का साइकिल 28 दिन का है तो 14वें दिन उसके अंदर ओवुलेशन होगा, क्योंकि 14 दिन पहले ओवुलेशन होता है और प्लस माइनस 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है सर। अगला आता है मोस्ट वुमेन कैन टेल दे हैव ओवुलेटेड बिकॉज ऑफ सीवियर पेन एंड थिक स्किन्ड सर्वाइकल म्यूकस। मैंने कहा देखो बेटा जी, मोस्ट वुमेन कैन टेल दे हैव ओवुलेटेड बिकॉज ऑफ सीवियर पेन। हाँ, मैंने कहा सीवियर पेन तो नहीं होता, बट पेन हो सकता है। जब आपको ओवुलेशन होता है तो पेन हो सकता है, बहुत सीवियर नहीं होता, माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो सकता है, जिसे हम मिटेल्स मर्ज रिएक्शन भी कहते हैं। और याद रखिएगा थिक नहीं होता। जो आपके सर्वाइकल सिक्रीशन आएंगे वो थिक नहीं होंगे। इसने बोला थिक, नहीं बेटा, सिक्रीशन थिन रहते हैं, स्केंटी नहीं रहते। स्केंट मतलब कम नहीं रहते, खूब रहते हैं, कॉपियस अमाउंट में रहेंगे, प्रचुर मात्रा में सिक्रीशंस आएंगे, बढ़िया से पेन सिक्रीशंस आएंगे, खूब सिक्रीशंस आते हैं। जो पेन होता है उसे मिटेल्स मर्ज रिएक्शन कहते हैं। पेन हो सकता है बट सिक्रीशन थिक नहीं आते बेटा जी, थिन आते हैं और स्केंटी नहीं होते, बढ़िया से आते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका क्या है बच्चा, गलत है। ये पॉइंट आपका क्या है, गलत है। तो बढ़िया आंसर क्या है आपका? आंसर, राइट आंसर इज 3। ओवुलेशन यूजली अकर ऑन द 14th डे प्लस और माइनस 2 डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चा आपको समझ में तो आ रही है ना? लिपिन कोट आपको टफ लग रही है क्या? ये लिपिन कोट के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। जब मैं आपको थ्योरी बता देता हूं उसके बाद में, क्या आपको लिपिन कोट सच में टफ लग रही है? या आपके लिए लिपिन कोट जो बच्चे करते रहते हैं, क्या सच में इतनी टिपिकल है क्या लिपिन कोट? क्या इजी होती है आपको लिपिन कोट? मेरे हिसाब से बहुत इजी होती है लिपिन कोट, बहुत टिपिकल नहीं होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, बट आपको अभी मैं इसे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ तो शायद ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए, आफ्टर दैट आंसर करने का प्रयास करिए। मेरी आवाज नहीं आएगी आपको 2 मिनट के लिए, तो आप घबराइएगा मत कि सर आवाज आवाज मत करिएगा कि सर वॉइस नहीं आ रही है। समझ गए मेरी बात? इस क्वेश्चन को रीड आउट करें और देन आंसर करने का प्रयास करिए।
वैसे अभी तक आपका आंसर नहीं आया, जल्दी करें ना आंसर। अभी तक आपका आंसर नहीं आया। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? क्या क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? क्या मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है? हेलो हेलो। तो बेटा आंसर करो ना, आपको आंसर करने के लिए बोला था। इसे रीड आउट करें और आंसर करें। अच्छा, आंसर नहीं आ रहा है, चलिए फिर ठीक है। आंसर नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, मैं करता हूं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अबाउट द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन वुड द नर्स इंक्लूड व्हेन काउंसलिंग एन एडोलसेंट हु हैज जस्ट बिगन टू मेंस्ट्रुएट। मेरी बात समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, क्या समझाओगे तुम कि एक्टिविटीज के बारे में कि आप क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। वुड द नर्स इंक्लूड व्हेन काउंसलिंग एन एडोलसेंट, एक एडोलसेंट व्यक्ति है उसको समझा रहे हैं तुम, वो जस्ट बिगन मेंस्ट्रुएट, आज ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गया उस महिला को। जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, उसको ब्लीडिंग आ रहा है, तो उसे क्या करने के लिए बोलोगे? क्या कर सकते हैं, क्या करना है वो बताइए। तो मैंने कहा सुनो मेरी बात, क्या करना है वो बताइए। टेकिंग द माइल्ड एनाल्जेसिक इफ नीडेड फॉर द मेंस्ट्रुअल पेन। तो कई बार बेटा जी मेंस्ट्रुअल जब आपको ब्लीडिंग आती है तो आपने देखा होगा कि कई बार पेन होता है हमें। तो कई बार हमें जब पेन होता है तो क्या हम मेडिकेशन ले सकते हैं, छोटी मोटी माइल्ड एनाल्जेसिक ले सकते हैं? मैंने कहा यस, आइब्यूप्रोफेन वगैरह ले सकते हैं, छोटी मोटी मेडिकेशन हम ले सकते हैं क्या? अगर छोटा मोटा पेन होता है तो हम ले सकते हैं। मैंने कहा यस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, तो ये तो बात तो सही कह रहा है, तो ये बात तो सही है। अवॉइड द कोल्ड फूड इफ मेंस्ट्रुअल पेन परसिस्ट, कि पेन हो रहा है तो कोल्ड फूड, फूड का कोई लेना देना नहीं होता। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम्हें गर्म खाना खाना है, या आपने कभी सुना है क्या घर में कि किसी महिला को जो है मेंस्ट्रुअल ब्लड आ रहा है तो उसे ठंडा खाना खाना है या गर्म खाना खाना है, या ठंडा नहीं खाना है या गर्म नहीं खाना है, ऐसा कुछ होता नहीं। ठंडे गर्म से मतलब नहीं होता है, ऐसा खाना खाओ। खाने की अगर बात आती है, अगर कोई महिला में ब्लीडिंग आ रही है और उसे खाने की बात आए, फूड की बात करे, तो फूड में हमें आयरन कंटेनिंग फूड ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि अब उसका क्या हो सकता है, उसका ब्लड फ्लो, ब्लड जा रहा है बाहर, ब्लड का लॉस हो रहा है, तो ब्लड को रिप्लेस करने के लिए हमें आयरन और हमें विटामिन सी दे दो उसे। आयरन और विटामिन सी रिच डाइट दोगे तो बढ़िया है। हम आयरन दे सकते हैं, विटामिन सी रिच डाइट दे सकते हैं, तो ये बढ़िया बात हो सकती है। बट ये बात तो नहीं है कि हमें ठंडा नहीं लेना है कि गर्म नहीं लेना है, इससे तो कोई लेना देना होता नहीं है। अगर खाने की कभी बात आए तो खाने में अगर भाई स्पेशल बात करूं तो आयरन और विटामिन सी दे दो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसका जो है ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये बढ़िया हो सकता है। तो ये बात तो गलत ही बोली है उसने। भाई अगर उसने बोला है कि अवॉइड कोल्ड फूड, तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मैंने कहा गलत है। स्टॉप एक्सरसाइज वाइल मेंस्ट्रुएटिंग, कि भाई आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नहीं बेटा जी, आपको एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। हालांकि आपको थकावट रहती है उस दौरान, फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा? मैंने कहा एक्सरसाइज करने से जो तुम्हारी अब्डोमिनल मसल्स हैं उनके अंदर टोन बनी रहेगी। अगर उनके अंदर टोन बनी रहेगी, अगर उनके अंदर टोन बनी रहेगी तो आपका ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होगा, अननेसेसरी का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पेट में दर्द भी कम होगा, पेन कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेन कम होगा, तो ये आपके लिए बढ़िया बात हो सकती है। तो ये तो गलत बात कही है इसने कि स्टॉप एक्सरसाइज, स्टॉप थोड़ी करनी है एक्सरसाइज, तो आपको कंटिन्यू उल्टी करनी चाहिए आपको उस दौरान एक्सरसाइज। तो ये बात तो उसने बिल्कुल गलत बोली है। अगला क्वेश्चन है कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाइल मेंस्ट्रुएटिंग। देखिए ये बड़ा जो है ना कंफ्यूजिंग बात कही है इसने, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान, मेंस्ट्रुएटिंग के दौरान जब ब्लीडिंग आ रही है तो उसे उस दौरान हमें इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सही कही है या इसने गलत कही है? या इसने सही कहा है या गलत कहा है? हमें ब्लीडिंग आ रहा है तो क्या हम उस दौरान इंटरकोर्स करें या अवॉइड करना चाहिए? तो ये इसने गलत कहा है। क्यों गलत कहा है? हम इंटरकोर्स तो कर सकते हैं, ये बात अलग है कि उस टाइम महिला को प्रॉब्लम है, उस टाइम जो है एसटीडी होने के रिस्क ज्यादा हैं, उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, वो बात अलग है। पर क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि आपको इंटरकोर्स नहीं करना है? बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता।
अगर हम बैरियर मेथड लाइक हम कंडोम मेथड का इस्तेमाल करें, यस इन्फेक्शन के रिस्क होते हैं, महिला को इरिटेटिंग लग सकता है, मैंने कहा यस लग सकता है, महिला को इरिटेटिंग हो सकता है, महिला जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, वो बात अलग है, हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, बट क्या अवॉइड करना कंपलसरी है क्या? नहीं। अगर हम कंडोम मेथड का इस्तेमाल करके हम करना चाहें तो कर सकते हैं क्या इंटरकोर्स? मैंने कहा यस, इंटरकोर्स को अवॉइड करना कोई जरूरी नहीं है कि आप अवॉइड करें, कर सकते हैं, तो ये बात तो गलत है। तो हमारा लिए बढ़िया आंसर क्या हो सकता है बच्चा? टेक ए माइल्ड एनाल्जेसिक इफ नीडेड फॉर द मेंस्ट्रुअल पेन। तो मेंस्ट्रुअल पेन अगर होता है तो हम क्या ले सकते हैं? माइल्ड जो है कुछ एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन। हम 10 क्वेश्चन टोटली पढ़ेंगे आज, हम 6 नंबर क्वेश्चन पे हैं। आफ्टर कंडक्टिंग ए क्लास फॉर फीमेल अडोलसेंट अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, हम किसके बारे में बता रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द स्कूल नर्स टीचिंग हैज बीन इफेक्टिव। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जो तुमने बताया वो इफेक्टिव हो गया, मतलब उनको सही समझ में आ गया। तो आपको कैसे पता लगे इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, वो ढूंढना है कि अंडर द आइडियल कंडीशन स्पर्म कैन रीच द ओवम इन द 15 से 30 मिनट रिजल्टिंग इन प्रेगनेंसी, या फिर आई वुड नॉट बिकम pregnant if I abstain from the intercourse during the last 14 days of the my menstrual cycle, या sperm from a healthy male usually remain viable in the female reproductive tract for 96 hours, या after an ovum is fertilized by the sperm the ovum then contain 21 pair of the chromosomes। बताइए बेटा जी क्या सही है और क्या गलत है, इनमें से सही वाला आपको ढूंढना था, इनमें से आपको सही वाला ढूंढना है। तो जो आपको पता है उसको आप हटाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मैंने कहा बिल्कुल देखते हैं। मैंने कहा देखो एक बात, देखो बेटा जब आपका आफ्टर ओवम इज फर्टिलाइज, जब ओवम एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ओवम में आपके गुणसूत्र कितने होते हैं? मैंने कहा ओवम में 23 गुणसूत्र होते हैं, और स्पर्म में कितने होते हैं? मैंने कहा स्पर्म में भी 23 होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? मैंने कहा 46 हो जाते हैं। पेयर में कहूं तो कितने हो जाते हैं? 23 पेयर हो जाते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन ने क्या कहा? आफ्टर एन ओवम इज फर्टिलाइज, ओवम फर्टिलाइज हो गया मतलब दोनों मिल गए। अब जब दोनों मिल गए तो कितने पेयर, पेयर की बात करेगा तो कितने पेयर रहेंगे? 23 पेयर रहेंगे। अगर नंबर की बात करेगा तो कितने रहेंगे? 46 कहेंगे। और ये कितना कह रहा है? 21 कह रहा है। ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। मैंने कहा ये तो गलत है सर, ये तो होगा नहीं आंसर। अगला देखते हैं। स्पर्म फॉर्म ए हेल्दी मेल यूजुअली रिमेन वाइबल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव फॉर 96 आवर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा ओवम जो है, ओवम हमारा 12 से 24 घंटे के लिए वाइबल रहता है, और हमारा स्पर्म जो है वो हमारा 48 से लेके 72 घंटे तक वाइबल रहता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी बात गलत कह रहा है कि 96 आवर रहेगा। आई वुड नॉट बिकम प्रेग्नेंट इफ आई एब्स्टेन, एब्स्टेन का मतलब परहेज करेंगे, इंटरकोर्स नहीं करेंगे लास्ट के 14 दिन में, तो क्या मैं प्रेगनेंसी से बच जाएगी वो महिला? क्या वो महिला लास्ट के 14 दिन में, लास्ट के 14 दिन में अगर इंटरकोर्स नहीं करती है तो क्या वो प्रेगनेंसी से बच जाएगी? क्या वो सही कह रही है या गलत कह रही है? बताओ मुझे। वो महिला कह रही है कि मैं लास्ट के 14 दिन अगर इंटरकोर्स नहीं करती हूं तो क्या प्रेगनेंसी से बच पाऊंगी? तो गलत कह रही है। क्यों? 14वें दिन आपका क्या होता है? 14वें दिन आपका एवुलेशन होता है 28 दिन के साइकिल में। अगर 14 दिन से 3-4 दिन पहले भी इंटरकोर्स करेगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, 3-4 दिन बाद में करेगी तो भी तो 3-4 दिन पहले भी तो दिक्कत हो सकती है बेटा, तो 3-4 दिन पहले भी तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर 3-4 दिन पहले भी उसने इंटरकोर्स किया तो भी प्रेग्नेंट हो सकती है, तो ये बात गलत है इसकी। तो अंडर द आइडियल कंडीशन तो सही क्या है? तो सही बात यह है कि अगर हम इंटरकोर्स करते हैं तो इंटरकोर्स के 15 से 30 मिनट बाद में ही वो आपके स्पर्म जो है ना वो पहुंच सकते हैं। 15 से 30 मिनट के बाद में वो पहुंच सकते हैं कहां तक? जिससे वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोचें कि भाई बहुत सारा दिन लगेगा तब जाके वो पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15 से 30 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं और गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहां पर सतर्क होने की आवश्यकता हो सकती है। अगला क्वेश्चन, इस 20-year-old नली ग्रेविड फीमेल है, हमारे पास में नली ग्रेविड फीमेल है, मतलब अभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। एक्सप्रेस डिजायर टू लर्न मोर अबाउट द सिम्टोथर्मल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, वो हमसे बात करना चाहती है सिम्टोथर्मल मेथड
सिम्प्टोथर्मल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सिम्प्टोमेटिक और थर्मल मतलब टेम्परेचर वाले, मेरी बात समझे, टेम्परेचर की बात कर रहा है और कुछ सिम्टम की बात कर रहा है, ये नेचुरल मेथड की बात कर रहा है। एक्चुअल में नेचुरल मेथड जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में, वो थोड़ा सा सीखना चाह रही है, लर्न करना चाह रही है, वो जानना चाह रही है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान। अब एक बात बताओ, नेचुरल मेथड के बारे में जो भी तुम जानते हो वो तुम सिखा दो भाई। अगर तुम्हें नेचुरल मेथड के बारे में जो बात पता है वो बात उस महिला को बता दो कि नेचुरल मेथड के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। मैंने कहा देखो बेटा जी, बात आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा क्या बात पता होनी चाहिए? मैंने कहा बहुत सारी बातें आपको पता होनी चाहिए नेचुरल मेथड के बारे में। मैंने कहा क्या बात पता रहेगी बताइए ना सर। मैंने कहा देखो बच्चा, यहां पर सिम्प्टोथर्मिक मेथड की बात करेंगे तो सिम्प्टोथर्मिक मेथड जो है ये किस चीज का मेथड है। सिम्प्टोथर्मिक मेथड को पहले तो समझें कि सिम्प्टोथर्मिक मेथड होता क्या है। मैंने कहा सुनो, सिम्प्टोथर्मिक मेथड का मतलब क्या होता है। मैंने कहा सिम्प्टोथर्मिक मेथड का मतलब होता है, सिम्प्टोथर्मिक मेथड का मतलब होता है जब हम इसमें टेम्परेचर, इसमें तीन चीजें देखते हैं। टेम्परेचर देखेंगे, इसमें हम सर्वाइकल म्यूकस देखेंगे, सर्वाइकल म्यूकस देखेंगे, और इसमें हम कैलेंडर मेथड यूज करेंगे। कैलेंडर मेथड यूज करेंगे, जिसे हम कैलेंडर मेथड या सैप पीरियड या रिदम मेथड कहते हैं। सैप पीरियड या जिसे हम रिदम मेथड के नाम से जानते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम यूज करेंगे तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम सिम्प्टोथर्मिक जो है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया ना, देखो वो तो ठीक है, पर आपसे पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द सिम्प्टोथर्मिक मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन, तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी सिम्प्टोथर्मिक मेथड में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सिम्प्टोमेटिक मेथड ऑफ द जो आपका सिम्प्टोथर्मिक मेथड जो होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, उसमें कितनी बातें होती हैं, तो उसमें बच्चा तीन बातें होती हैं। उसमें टेम्परेचर की बातें करेंगे, उसमें हम किसकी बातें करेंगे, उसमें हम टेम्परेचर की बातें करेंगे, उसमें और क्या बातें करेंगे हम, उसमें हम सर्वाइकल म्यूकस मेथड की बात करेंगे, उसमें कैलेंडर मेथड की बातें करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? तीनों की बातें करते हैं और हमें तीनों के बारे में पता है कि टेम्परेचर 0.5 से लेके 1 डिग्री फॉरनाइट तक बढ़ जाता है। सर्वाइकल सिक्रीशन की बात करें तो सर्वाइकल सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, पतले आते हैं, थिन आते हैं। यस और नो, ये मेथड होता है। तो सिम्प्टोथर्मिक, अब इनमें से हमें क्या छांटना है, हमें क्या छांटना है वो ध्यान से सुनिए। मैंने कहा हमें इसमें क्वेश्चन ने ये कहा है कि आपको क्या बताना है, क्या सही है वो बता दो। तो मैंने कहा दिस मेथड हैज 50% फेलियर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ यूज। मैंने कहा 50% रेट नहीं होती बच्चा फेलियर की, इसमें फेलियर की रेट 50% नहीं होती। इसमें जो आपकी फेलियर रेट है वो 10-20% होती है। 10-20% इसमें फेलियर रेट होती है, इतनी ज्यादा फेलियर रेट नहीं होती है। कपल मस्ट एब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फॉर 5 डे आफ्टर द मेंसेस, की मेंसेस के बाद आपको 5 दिन का इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मेंसेस के बाद आपको फ्रॉम द कोइटस फॉर द 5 डे आफ्टर द मेंसेस नहीं, क्योंकि इसमें आप सर्वाइकल म्यूकस मेथड यूज करेंगे, आप टेम्परेचर का यूज करेंगे, उस आधार पर आप करेंगे। तो इसमें 5 दिन के लिए बात आपको एब्सटीन नहीं करना है। सर्वाइकल म्यूकस इज केयरफुली मॉनिटर फॉर द चेंजेस। मैंने कहा यस, सर्वाइकल म्यूकस को देखते हैं क्या? मैंने कहा यस देखते हैं। ये तो सर्वाइकल म्यूकस देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, और आप क्या देखते हैं, इसमें तीन चीजें देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं। मैंने कहा यस। द मेल पार्टनर यूज द कंडोम फॉर सिग्निफिकेंट इफेक्टिवनेस नहीं, इसमें तो हमें तीन चीज ही देखनी होती है, नेचुरल मेथड है ये तो। कंडोम तो हमारा बैरियर मेथड आता है, हमें तो ये मेथड जो है सिम्प्टोथर्मिक मेथड, तो सीधी सी बात है, सिम्प्टोथर्मिक मेथड तो हमारा नेचुरल मेथड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज तो यूज ही नहीं करनी है, नेचुरल मेथड है ये तो हमारा। अगर नेचुरल मेथड है तो कंडोम तो यूज करेंगे नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। समझ गए मेरी बात? यस। और तो हम इसमें सिम्प्टोथर्मिक मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने सिम्प्टोथर्मिक मेथड में हम तीन चीजें देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, सर्वाइकल म्यूकस देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, सर्वाइकल म्यूकस देखते हैं, और कैलेंडर मेथड देखते हैं। तो सर्वाइकल सेंस देखेंगे क्या? मैंने कहा यस देखेंगे ना बेटा, ये आंसर इसका आ गया सिम्प्टोथर्मिक मेथड का। बच्चों क्लियर है या नहीं है? ओके गुड, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर एडवाइजिंग द 24 ओल्ड क्लाइंट डिजायरिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फैमिली प्लानिंग,
आप उसे एडवाइज करें, 24 साल का एक व्यक्ति है जिसको आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में बता रहे हैं, और जब उसको बताएंगे उससे पहले क्लाइंट साइन सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस साइन सिम्टम आपको पता होना चाहिए कि भाई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मैंने कहा पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की कहानी समझ लो ना भाई, कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल होती हैं उनकी कहानी, स्पेशल कहानी क्या है वो सीख लो, उसके बाद में जो है तुम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज करो। मैंने कहा सुनो बेटा जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं वो सुनो। मैंने कहा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल होती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हैं, उनके बेनिफिट समझ लो और उसके नुकसान भी समझ लो, क्या क्या दिक्कतें करती हैं, क्या क्या फायदे करती हैं। वो अगर दोनों बातें अगर हमें अच्छे से पता हो तो और मजा आ जाए। यस और नो? मैंने कहा यस, पता हो तो ज्यादा बेनिफिशियल है। मैंने कहा बता देता हूं, सुनो। एक तो ये क्या करती है, अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं तो इसके बेनिफिट तो ये हैं कि ये आपका पीआईडी से बचाती है, पीआईडी से बचाती है। मैंने कहा ठीक। ये आपकी जो आपकी बिनाइन बिनाइन ब्रेस्ट के डिसऑर्डर होते हैं, बिनाइन कैंसर नहीं, कैंसर तो बढ़ाती है, बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर से बचाती है, बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर से बचाती है। लाइक जैसे कि आपको फिब्रोसिस्टिक डिजीज है, फिब्रो एडिनोमा है, बिनाइन प्रॉब्लम है ना, उससे बचाती है, कैंसर से नहीं बचाती है, ध्यान रखिएगा। कैंसर तो करवाती है, अभी मैं बताऊंगा, कैंसर तो करवाती है। पर अब तुम्हें ना ये क्वेश्चन जब आएगा ना बेटा, तो लोग है ना इसको कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज तो करवाती होगी। नहीं, बिनाइन वाली जो प्रॉब्लम है वो घटाती है और कैंसर वाली प्रॉब्लम बढ़ाती है। बिनाइन वाली प्रॉब्लम घटाती है, कैंसर वाली प्रॉब्लम बढ़ाती है। तो बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर से घटाती है, पीआईडी के रिस्क को कम कर देती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचाती है। किससे बचाती है? बेनिफिट बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से आपको क्या करती है? बचाती है। और सर, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होने देती है, उससे भी बचाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों? क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लोगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लोगे तो आपका क्या होगा, आपका ब्लीडिंग कम होगी, और ब्लीडिंग कम होगी तो आपको आयरन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कम होगा। मैंने कहा यस, ये भी बात सही है। समझ में आ रहा है क्या? ये आपके ओवेरी के कैंसर से बचाती है। मैंने कहा यस, ओवेरी के कैंसर से बचाती है, ओवेरियन कैंसर से बचाती है, एंडोमेट्रियल कैंसर से भी बचाती है। ये आपके एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है उससे भी बचाती है। मैंने कहा यस, एंडोमेट्रियल कैंसर से भी बचाती है। किससे बचाती है? एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाती है। ओवेरियन कैंसर से 40% रिस्क को कम कर देती है। ये 40% रिड्यूस कर देती है रिस्क को, 40% तक। और ये 50% तक एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को कम कर देती है। ये इसके कुछ बेनिफिट थे जो मैंने आपको बताए। ये जो मैं आपको बता रहा था, ये आपके क्या थे बच्चा? मैंने कहा ये तो आपके बेनिफिट थे। मैंने कहा कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा ऐसे याद रखो। मैंने कहा बेनिफिट को कैसे याद रखोगे वो बताओ ना सर। मैंने कहा देखो बेनिफिट है, मैंने कहा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया पे, बैंक ऑफ इंडिया पर पे आपके पीआई इसके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। ये बेनिफिट है। बेनिफिट किस पे है? बैंक ऑफ इंडिया पे है। बैंक ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? मैंने कहा बैंक ऑफ इंडिया पे, मैंने कहा बिनाइन ब्रेस्ट के प्रॉब्लम से बचा देती है। ओ का मतलब है बी ओ का मतलब है ओवेरियन कैंसर से रिस्क को बचा देती है, 40% तक रिड्यूस कर देती है। आई का मतलब है क्या है? आई का मतलब है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचाती है। पी का मतलब क्या है? पीआईडी से बचाती है। और ई का मतलब दो है बच्चा, एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाती है, एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाती है। और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से भी बचाती है। ये इसके फायदे हैं। अब फायदे पता है तो नुकसान इसके क्या हैं? फायदे तो ये हैं, अब नुकसान भी देख लेते हैं कि गड़बड़ क्या करती है। गड़बड़ ये करती है, ये क्लॉट बनवा सकती है, एमआई करवा सकती है, समझ में आ रहा है? तो हाइपरटेंशन करवा सकती है। इसका मतलब है अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, मैंने कहा अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम है तो भूल के भी आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज नहीं करनी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मुझे तो पहले से क्या है, कैंसर है, अगर किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, ओ सॉरी, कार्डियोवास्कुलर की प्रॉब्लम है, उसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ऐसी शिकायत उसे पहले से है, तो गलती से भी उसे क्या नहीं देना है,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं देना है, क्योंकि ये क्लॉट बना सकती है, एमआई करवा सकती है, हाइपरटेंशन करवा सकती है। बच्चा क्लियर है क्या? मैंने कहा यस। अगर उसमें और क्या करवा सकती है? मैंने कहा ये बेटा जी ब्रेस्ट का कैंसर करवा सकती है, सर्वाइकल का कैंसर करवा सकती है, ब्रेस्ट का कैंसर, सर्वाइकल का कैंसर कर सकती है। अब समझ रहे हो ना मेरी बात? एंडोमेट्रियम के कैंसर से तो बचाती है, पर सर्वाइकल सर्विक्स का कैंसर करवा सकती है। समझ रहे हो? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और क्या करवा सकती है? मैंने कहा और मैंने कहा ये लिपिड के लेवल को गड़बड़ कर सकती है। अब लिपिड के लेवल को गड़बड़ कर सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया करती हैं ये क्या करती है? हाइपरग्लाइसीमिया करती हैं। अगर हाइपरग्लाइसीमिया करती है, इसका मतलब डायबिटीज के पेशेंट को कभी नहीं देनी है, डायबिटीज वाले पेशेंट को नहीं देना है। इसका मतलब अब तुमसे कभी कोई पूछेगा कि एक पेशेंट को डायबिटीज हो रखी है, क्या मैं इसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे दूं? गलती से नहीं देनी है। किसी को हार्ट की डिजीज है, देना है क्या? नहीं देना है। हार्ट की कार्डियोवास्कुलर डिजीज में नहीं देना है, क्योंकि क्लॉट बना सकती है, हाइपरटेंशन कर सकती है, नहीं देना है। डायबिटीज वाले पेशेंट को देना है क्या? नहीं दे सकते, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करा सकती है। समझ में आ रहा है कि बेटा जी? मैंने कहा यस। ओसीपी नहीं देनी है, गलती से नहीं देनी है। और क्या करा सकती है? ये क्या करती है, जब आप ओसीपी लेते हैं, जब आप ओसीपी लेते हैं तो आपके अंदर हिपेटोसेल्युलर एडिनोमा का फॉर्मेशन हो सकता है। हेपेटोसेल्युलर एडिनोमा का फॉर्मेशन हो सकता है आपके लीवर में, हेपेटोसेल्युलर एडिनोमा बन सकता है। मैंने कहा यस, ये भी बन सकता है। गॉल ब्लैडर की डिजीज हो सकती है बेटा जी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम करवा सकता है, तो गॉल ब्लैडर की डिजीज हो सकती है सर जी। और क्या करा सकता है? और मैंने कहा ये बेजाइनेटिस कर सकता है, बेजिनाइटिस, कैंडियसिस करवा सकता है बेजाइना में, कैंडियसिस, बेजाइना के अंदर इंफेक्शन हो सकता है। तो जो महिलाएं ज्यादा ओसीपी का इस्तेमाल करती हैं, उनके अंदर कई बार आपको बेजिनाइटिस देखने को मिलता है, क्योंकि ये कैंडियसिस करवा सकता है। मैंने कहा और भी कुछ कर सकता है क्या? मैंने कहा यस, कई बार फर्टिलिटी को डिले कर देगा। और डिप्रेशन करवा सकता है क्या? मैंने कहा यस, डिप्रेशन और करवाता है। अगर कोई महिला लगातार अगर ऐसी टैबलेट्स खाती है तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। मैंने कहा डिप्रेशन करा सकता है। और क्या हो सकता है? मैंने कहा सर और वेट गेन होता है। अगर अगर कोई महिला अगर कोई महिला ओसीपी लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करेगी? आपके हार्मोनल इंबैलेंस करेगी, और हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से वाटर का रिटेंशन होता है, और वाटर का रिटेंशन होगा। अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो क्या होगा? मैंने कहा अगर वाटर का रिटेंशन होता है बच्चा, तो वहां पर अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो वहां पर आपका फ्लूइड का रिटेंशन होने की वजह से वेट गेन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। फायदे में एक फायदा और पता हो तो तुम्हें बता देता हूं। ये कई बार जिन महिलाओं के अंदर आपको पेन ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उनके लिए डिस्मेनोरिया में देते हैं। पेन वेन जब होता है ना किसी महिला को, जब ज्यादा ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, तो भी ओसीपी देते हैं, तो ये बेनिफिट करवाती है वहां पर। तो ये इसके बेनिफिट हो सकते हैं। तो मैंने कहा दोबारा से देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने तो ओसीपी को आपको काफी हद तक बता दिया। तो देखो बच्चे, साइन सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चेक करोगे? मैंने कहा एनीमिया से तो बचाएगी, एनीमिया थोड़ी करेगी, एनीमिया से तो बचाएगी, एनीमिया थोड़ी करेगी बेटा जी, एनीमिया थोड़ी करेगी, एनीमिया से तो बचाएगी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से तो बचाती है, क्योंकि ब्लड लॉस होने को बचाएगी, ब्लड लॉस नहीं होने देगी तो बचाएगी। हाइपरटेंशन करवा सकती है क्या? मैंने कहा यस। मैंने कहा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की तो प्रॉब्लम करवाती थी ना सर, आपका हाइपरटेंशन करवा सकती है, हेडेक करवा सकती है, क्लॉट बनवा सकती है, एमआई करवा सकती है, तो ये तो करवा सकती है। मैंने कहा यस। डिस्मेनोरिया, मैंने कहा डिस्मेनोरिया में तो देते हैं पेशेंट को, डिस्मेनोरिया में तो इस दवाई को देते हैं। अच्छा, एक्ने बल्गेरिस से भी छुटकारा मिलता है कई बार, जिनके अंदर कील मुंह से होते हैं ना, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाने से कई बार इनको बेनिफिट मिल जाता है, तो थोड़ा बहुत रिलीफ देती है। बट सबसे बढ़िया था हाइपरटेंशन में इसको कर सकती है, तो ये इसके लिए बढ़िया हो सकता था, जो आपको याद रखना था बच्चों। क्या मेरे बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग द 20-year-old नली ग्रेविडा, एक कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है ऐसी महिला है, और ऐसी बच्ची है जो 20 साल की उम्र की है, ऐसी बच्ची है जो 20 साल की उम्र की है, और 20 साल की उम्र की है, कभी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है,
क्लाइंट अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के एडवर्स इफेक्ट आपको बताने हैं। द नर्स डिटरमाइन द फर्दर इंस्ट्रक्शन इज नीडेड, मतलब वो क्या बता रही है, इसके एडवर्स इफेक्ट बता रही थी। क्या बता रही है बच्चा, वो आपके एडवर्स इफेक्ट बता रही है किसके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के। फर्दर अभी बेटा आवाज आ गया? यस, अभी आवाज आ गया। हाँ हाँ, वॉइस माइक डिस्चार्ज हो गया, सॉरी माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलिए अभी बताइए, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बेटा जी इसमें गलत स्टार्ट रहा है, तो गलत क्या होगा? मैंने कहा भाई एडवर्स इफेक्ट वेट गेन होता है क्या? मैंने कहा यस वेट गेन होता है, एडवर्स इफेक्ट है। मैंने कहा यस नोजिया होता है। मैंने कहा यस हेडेक होता है। यस हाइपरटेंशन होता है। यस हाइपरग्लाइसीमिया होता है। यस ये तो ओवेरियन कैंसर होता है क्या? नहीं, ओवेरियन कैंसर से बचाती है ये, ओवेरियन कैंसर से एंड एंडोमेट्रियल कैंसर से बचाती है, एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर से बचाती है। अब तुम्हें एक चीज बताता हूं, तुम इनमें हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए कंफ्यूज रहोगे इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने कहा बता ही दो सर, नहीं तो हमें गड़बड़ रहेगी रहेगी जीवन में। मैंने कहा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हम, तुम गड़बड़ करोगे, इन कैंसर में लगभग लगभग लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कौन से बचाती है कौन से गड़बड़ करती है, ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अभी नहीं बाद में हो जाता है, तो कभी ना हो इसके लिए मैं समझाता हूं तुम्हें, समझना मेरी बात को अच्छे से याद रखो। देखो चार कैंसर की बात होती है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, एक आपका सर्वाइकल कैंसर होता है, एक आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होता है, और एक आपके पास में ओवेरियन कैंसर होता है, एक आपके पास में ओवेरियन कैंसर होता है। अब बेटा ध्यान से सुनो, देखो इनको मैंने अल्फाबेटिकली जमा दिया, बी ब्रेस्ट कैंसर, सी सर्वाइकल कैंसर, ई आपका एंडोमेट्रियल कैंसर, ओ मतलब ओवेरियन कैंसर। बेटा जी मैंने क्या कर दिया, इनको अल्फाबेटिकली जमा दिया, ऊपर वाले बचते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाला जो है सबसे पहले आएगा वो ही तो मरेगा, और पीछे आएगा वो तो बच जाएगा, ये तो बच जाएगा और इसमें ये कराएगा। नहीं समझे मेरी बात? जो फ्रंट में आएगा वो तो फंसेगा ना। तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर तो बढ़ते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर घटते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर के 50% रिस्क कम हो जाता है, जबकि ओवेरियन कैंसर के 40% तक रिड्यूस हो जाते हैं रिस्क। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ए 22-year-old newly gravid client tell the nurse that she and her husband have been considering using condom for family planning। एक 22 साल की एक महिला है जो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, वो नर्स को बता रही है कि वो और उसका हस्बैंड फैमिली प्लानिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्डोम्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड द नर्स इंक्लूड अबाउट द यूज ऑफ द कंडोम एज ए मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब तुम क्या बताओगे वो बताइए। यूज ए स्पर्मिसाइड विद द कंडोम ऑफर एडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी, कि अगर जब तुम कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर कंडोम मेथड यूज कर रहे हो और उसमें तुमने अगर स्पर्मिसाइड का यूज कर लिया तो तुम्हारे जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैंने कहा यस ये बात तो तुम सही कह रहे हो, प्रोटेक्शन तो बढ़ जाएगा, ये बात तो सही है। नेचुरल स्किन कंडोम, देखा बेटा हम नेचुरल स्किन वाले कंडोम यूज नहीं करते हैं, इसमें नेचुरल स्किन वाले कंडोम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लेटेक्स के बने हुए कंडोम इस्तेमाल करते हैं। मेल कंडोम जो है वो लेटेक्स का बना होता है, और फीमेल कंडोम जो होता है वो पॉलीयूरिथेन या नाइट्राइल का बना होता है। ध्यान से सुन लो। मैंने कहा बेटा जी कंडोम जो आते हैं वो दोनों तरह के आते हैं, मेल वाला भी आता है और फीमेल वाला भी आता है, मेल के लिए भी आता है और आपके पास में फीमेल के लिए भी आता है। फीमेल वाले बने होते हैं नाइट्राइल के या पॉलीयूरिथेन के बने होते हैं, नाइट्राइल या पॉलीयूरिथेन के बने होते हैं।
और जो मेल वाला है वो किसका बना होता है? मैंने कहा मेल वाला बना होता है लेटेक्स का। मेल वाला किसका बना होता है? लेटेक्स का बना होता है। अगर मैं मेल वाले में बात कर, रिंग कितनी होती है मेल वाले कंडोम में? मेल वाले कंडोम में रिंग 1 होती है, जबकि फीमेल वाले कंडोम में 2 रिंग होती है। अगर मैं पीयरल इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेलियर रेट की बात करूं, पीयरल इंडेक्स के अकॉर्डिंग फेलियर रेट की बात करूं, तो मेल कंडोम की जो फेलियर रेट होती है वो 2 से 14 पर 100 वुमेन ईयर होती है, पर 100 वुमेन ईयर होती है। और अगर फीमेल वाले की बात करें तो फीमेल वाले की 5 से 21 100 वुमेन ईयर इसकी फेलियर रेट होती है। मैंने कहा यस। क्या ये एसटीडी से बचाते हैं? मैंने कहा यस। कॉन्डोम जो होता है एसटीडी से बचाते हैं? मैंने कहा यस। प्रेगनेंसी से बचाते हैं? मैंने कहा यस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो यहाँ पर नेचुरल स्किन अगर वाला कंडोम यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि वो वायरस से रोक नहीं सकता हमें। तो कंडोम प्रोटेक्ट अगेंस्ट द सेक्सुअली ट्रांस, क्योंकि वायरस वायरस से नहीं बचाएगा, ये तो बात गलत कह रहा है। स्पर्मिसाइड यूज कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नेचुरल स्किन कंडोम प्रोटेक्ट करते हैं क्या इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से? मैंने कहा ये नहीं करेंगे। नेचुरल स्किन कंडोम यूज नहीं करते हैं बेटा, हम यूज करते हैं लेटेक्स वाले कंडोम। नेचुरल स्किन वाले नहीं बचा पाते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से नहीं बचाते हैं, क्योंकि वो वायरस वायरस को रोक नहीं पाएंगे नेचुरल स्किन वाले, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो नहीं बचाएंगे, तो ये तो गलत है। सेकंड नंबर पॉइंट तो गलत है बेटा। टिपिकल फेलियर रेट ऑफ द कपल यूजिंग द कंडोम इज अबाउट 21%। नहीं भाई, 21% नहीं होती। मेल के अंदर तो 2 से 14% होती है, और फीमेल वाले की 5 से 21% होती है। 25% रेट फेलियर रेट नहीं होती, ये भी गलत है। कॉन्डोम यूजर कॉमनली रेपर्ड पेनाइल ग्लैंड सेंसिटिविटी। मैंने कहा पेनाइल ग्लैंड की जो सेंसिटिविटी है उसको कुछ जो है रेपर्ट करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। ये कई बार डिक्रीज भी होती है इससे सेंसिटिविटी। जब आप नॉर्मली एक नॉर्मल इंटरकोर्स करते हैं तो आपकी जो पेनाइल ग्लैंड्स हैं वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, बट आप अगर कंडोम से करते हैं तो आपका जो सेंसिटिविटी है वो इतना सेंसेशन नहीं रहते हैं, सेंसेशन कम हो सकते हैं। यस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो गलत गलत है। तो अगला बचा क्या? मैंने कहा बचा ले दे के हमारे पास में बचा पहला वाला, बचा पहला वाला। अगर तुम कंडोम यूज कर रहे हो तो और तुमने उसके साथ में स्पर्मिसाइड और यूज कर लिया तो आपकी रेट बढ़िया रहेगी, जो फेलियर रेट है वो और कम हो जाएगी। क्यों? कि गलती से अगर ये टीयर कर गया तो आपने क्या लगा रखा था? स्पर्मिसाइड लगा रखी थी। तो स्पर्मिसाइड लगा रखी थी तो और भी बचाव हो जाएगा कि गलती से थोड़ा बहुत टीयर हो भी गया तो भी आपका जो है रिस्क जो है वो बच जाएंगे। आपके लिए वो बेनिफिशियल और भी बेनिफिशियल हो जाएगा। तो बच्चा ये था आज का सेशन, लिपिन कोड का सेशन था। मुझे एक बार थोड़ा सा बताओ कि लिपिन कोड का सेशन आपको कैसा लगा, ईमानदारी से। लिपिन कोड पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं आपको 10 क्वेश्चन आज लिपिन कोड के बताया हूं, आपको कैसा लगा? दैट्स गुड, थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे एक बेहतरीन मुकाम के लिए जो है प्रयास करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, जिससे हम सिलेक्शन के नज़दीक हों। सिलेक्शन के लिए नज़दीक जाने के लिए डरने से ज़्यादा बेहतरीन होता है हमें अपनी समझ को बढ़ाना, हमें अपने आप को बढ़ाना, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना। दैट्स माय गोल। चलिए बच्चा, थैंक यू सो मच, एंड हम नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।